गुड मॉर्निंग। आज मैं एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों को भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। यह हमारा सेकंड नंबर का थ्योरी पेपर है, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। इसके दो पार्ट है, ईस्टर्न एस्थेटिक्स एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स। इसमें हम भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विचारकों एवं पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र के विचारकों के बारे में जानेंगे। उनके सौंदर्य संबंधी विचारों से सौंदर्य शास्त्र में हम अवगत होते हैं। आज हम ईस्टर्न एस्थेटिक्स यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सौंदर्य शास्त्र की भारतीय परंपरा। भारत में पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की प्रमुख अवधारणा ब्यूटी के लिए सौंदर्य शब्द को प्रयुक्त किया गया, जबकि पश्चिमी विचारधारा में इसको समझने हेतु नए नए शब्दों को प्रयोग में लिया जाता रहा। भारत में इसे रस के रूप में भी संबोधित किया गया। भारत के अंदर सौंदर्य का पर्याय रस को माना गया है। आनंदवर्धन ने रसोद्बोधक तत्व को लावण्य कहा है। पंडित राज जगन्नाथ रस को रमणीयता का वाहक मानते हैं। संस्कृत काव्य परंपरा में सौंदर्य शब्द का संबंध अलंकार एवं रीतियां माना गया है। रस संज्ञा में कलागत सौंदर्य के साथ ही उसकी अनुभूति का सौंदर्य भी निहित है। भारतीय दार्शनिकों ने भौतिक सौंदर्य पर दार्शनिक विवेचन नहीं किए। भारत में धार्मिक व सौंदर्यात्मक अनुभूति एक ही रही है। भारतीय दृष्टि से सौंदर्य सार्वभौम है, सत्य है, सनातन है। इसकी अनुभूति अलौकिक होती है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से भी पाश्चात्य दृष्टिकोण स्थूल रहा है तथा पूर्वी दृष्टिकोण सूक्ष्म रहा है। भारत में सौंदर्य का उद्भव तथा विकास। सौंदर्य शास्त्र की भारतीय परंपरा में प्रागैतिहासिक गुहा चित्र, भित्ति चित्र, प्राचीन साहित्य, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक काल, मौर्य, शूंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल तक कला व सौंदर्य की समृद्ध परंपरा रही है। सौंदर्य अनुभूति व्यक्तिगता की परिधि में नहीं बांधी जा सकती। इसका स्वरूप सामूहिक होता है। प्रत्येक युग विशेष में एक भावना की एकता ही प्रबल होती है, किंतु तत्व समान होते हैं। आदि मानव के मन में स्वतंत्र, प्रचंड तूफानों, अबाध गति से प्रभावित नदियों तथा निर्बाध विचरण करते पशुओं ने मर्यादाहीनता और स्वच्छंदता के भाव उत्पन्न किए और इसी बंधन विहीनता में आदि मानव ने सौंदर्यानुभूति का आनंद लिया। उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद व सुचारू बना सके। उसने अपने दैनिक जीवन में जो भी संस्मरण उसके बने, उसने उन सभी को गुफा की भित्तियों पर जो भी उपादान उसे मिला उसकी सहायता से चित्रित किया। इसी प्रयास से उसमें कला व सौंदर्य की भावना जागी और अपनी मूक भावनाओं को उन्होंने अनगढ़ पत्थरों में तुलिका द्वारा रेखांकन के रूप में गुफाओं व चट्टानों की सतह पर अंकित किया। उनके जीवन की कोमलतम भावनाएं तथा संघर्षपूर्ण जीवन की झांकियां आज भी इन गुफाओं में कलाकृतियों के रूप में सुरक्षित है। साथ ही हमें भी उस समय के तत्कालीन समय के जीवन को जानने के लिए एक बहुत अच्छा आधार है। अलिखित इतिहास के अभाव में ये कलाकृतियाँ ही तत्कालीन जीवन के साक्ष्य के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है।
इसके पश्चात भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय संस्कृति हड़प्पा संस्कृति थी, जहाँ से भारतीय कला का शुभारंभ होता है। विभिन्न सुविधाओं से युक्त आवास, अन्न भंडार, स्नानागार आदि के प्राप्त अवशेष इस बात के प्रमाण है कि हड़प्पा संस्कृति में वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस समय का मानव कला शिल्प में निपुण था। इस युग में चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला और साथ ही वास्तुकला भी पर्याप्त उन्नत थी, क्योंकि खुदाई में हमें भवन मिले हैं जो बिल्कुल उन्नत सभ्यता के परिचायक हैं। मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर अलंकरण एवं विभिन्न आकृतियों द्वारा सजावट चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। इस समय की नृत्य की मूर्ति अद्भुत उदाहरण है। यह मूर्ति नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। यह नग्न मूर्ति कंठाहार व भुजाओं में चूड़ियां पहने है तथा सर पर बेणी बांधे हुए, जो कलात्मक रूप से बंधी हुई है। इनका एक हाथ कमर पर रखे हुए है। ये तत्कालीन मानव के सौंदर्य बोध का परिचय है। यह मूर्ति जो उस समय के मानव था, उसके सौंदर्य बोध का परिचायक है। इसके पश्चात अगला चरण वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का आता है। भारतीय कला व संस्कृति के अध्ययन के उपलब्ध स्रोतों में पुरातन व पुरातत्व साहित्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुरातत्व दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति महत्वपूर्ण है और साहित्य की दृष्टि से भारतीय कला व संस्कृति का परिपक्व रूप हमें वेदों में देखने को मिलता है। इस समय गृह निर्माण की कला का विकास हुआ, साथ ही शिल्प कला, रंगरेज कला, संगतकार कला, बुनकर कला, संगीत कला, चित्रकला आदि का भी अत्यधिक विकास हुआ, जिसमें सभी मूल तत्वों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। चित्रकला भी अलंकरण के रूप में रही। घर को रमणीय व अलंकरणों से अंकित किया जाने लगा। इस समय ऋषियों ने जिस सौंदर्य का वर्णन किया वह परम तत्व का सौंदर्य है। यही सच्चिदानंद रूप है, अर्थात आनंद ब्रह्मा है और सौंदर्य आनंद का ही मूर्त रूप है। उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य अनेक महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी इत्यादि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे महाकाव्य काल भी कहा जाता है। इस युग को महाकाव्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना विशेष रूप से हुई। महाकाव्य काल में वैदिक कालीन सौंदर्य प्रकृति के दिव्य व आध्यात्मिक स्वरूप पर केंद्रित नहीं रहा और अनेक प्रकार की राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं में उलझ गया। आदिम युग का सौंदर्य तो प्राकृतिक था, तो वहीं वैदिक युग का सौंदर्य दिव्य था। महाकाव्य काल में सौंदर्य का रूप मानव सौंदर्य के रूप में परिलक्षित हुआ। व्याकरण आचार्य पणिनि की रचना अष्टाध्यायी में पशु पक्षियों की अंकन की विधि तथा मुद्राओं के प्रचलन का वर्णन मिलता है। इसमें शिल्प को चारु यानी ललित औरकारु यानी उद्योग के अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। वैदिक युग में समय समय पर लिखे गए अनेक ग्रंथों में कला संबंधी उल्लेख मिलते हैं। तत्कालीन समय में लिखी गई टीकाओं, भाष्य एवं ग्रंथ संकलनों में तत्कालीन सौंदर्य संबंधी तथ्यों के प्रबल साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा चरण 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व का है। इस समय भारतीय इतिहास के प्रथम साम्राज्य का उत्थान एवं पतन हुआ। यह काल राजनीतिक व सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस समय वैदिक धर्म के कर्मकांडों का विरोध हुआ तथा जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस समय जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र
बौद्ध पिटकों तथा जातकों में चित्रकला व सौंदर्य का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी समय का कला संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, शूद्रक का मृच्छकटिक एवं मानसार इस समय के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सोम सातवाहन काल में अजंता व उदयगिरी की कलात्मक गुफाएं, सांची के उपस्तूप, भाजा के गुहा मंदिर, वेत्सा की गुफाएं आदि चित्रकला व मूर्ति कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैन धर्म की श्री पालित रचित तरंगवती, गुणाढ्य की वृहत कथा मंजरी, हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र व सौंदर्यानंद आदि उल्लेखनीय हैं रचनाएं हैं जिसमें कला संबंधी उल्लेख मिलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण काल की गांधार कला भी उल्लेखनीय है, जो प्रथम शताब्दी में उदित भारत यवन कला की समन्वयात्मक प्रज्ञा का परिणाम थी। प्राचीन काल का अंतिम चरण 275 ईस्वी से 800 ईस्वी तक रहा है। कला की दृष्टि से यह स्वर्ण काल माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त आदि के समय में कला की चौमुखी उन्नति हुई। संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। महाकवि कालिदास के काव्य ग्रंथ ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, वान भट्ट की हरिश्चरित्र कादंबरी, विष्णु भक्त शर्मा की पंचतंत्र कथाएं, अमर सिंह का अमरकोश, भरतहरि का श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, वाक्य प्रदीप, हर्षवर्धन की रत्नावली आदि बेजोड़ साहित्यिक रचनाएं हैं। कला की दृष्टि से मध्य युग अति महत्वपूर्ण रहा है। गणित, आयुर्वेद जैसे ज्योतिष आदि ग्रंथों की रचना मध्यकालीन गौरव का प्रतीक है। कला संबंधी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ इस समय अस्तित्व में आए। चित्रशास्त्र के सिद्धांतों का उद्घाटन करने वाले प्रतिनिधि ग्रंथ मानसार का परवर्ती मध्ययुगीन संकलन चित्र लक्षण, सम्रांगण सूत्रधार, मानसोल्लास, अभिलाषा चरितार्थ, चिंतामणि आदि प्रमुख है। आचार्य माधव विद्यारण्य की पंचदशी का चित्र दीप प्रकरण, जयदीप का गीत गोविंद, कामसूत्र की टीका जयमंगला आदि साहित्य संबंधी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कलहन की राजतरंगिणी, जायसी का पद्मावत, केशव दास की रसिक प्रिया, तुलसीदास की रामचरितमानस आदि अनमोल साहित्यिक कृतियां हैं। वे सौंदर्यबोध व कला प्रियता आदि इनमें पूर्णतः परिलक्षित होती है। रूप गोस्वामी, पंडित राज जगन्नाथ, राजशेखर, मम्मट का काव्य प्रकाश तथा अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र का औचित्य विचार मध्यकाल की अनमोल धरोहर है। वास्तुकला, मूर्तिकला के श्रेष्ठ उदाहरण एवं भित्ति चित्र मध्यकालीन कला की अमूल्य देन है। महाबलीपुरम, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो, माउंट आबू की जैन मंदिर, नटराज की कांस्य प्रतिमा, चोलेश्वर, तिरुपतिपुरम, लेपाक्षी, एलोरा के भित्ति चित्र आदि प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। 15वीं शताब्दी के लगभग मुगल साम्राज्य में मुगल व राजस्थानी कला फली फूली। मुगल काल में वास्तुकला के नायाब नमूने मिलते हैं। इस समय लघुचित्र शैली भी अपने चरम पर पहुंची। सदियों के कालक्रम में भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय परंपरा के विकास की यह एक संक्षिप्त रूपरेखा है। इन हजारों वर्षों में उस महान कला संस्कृति तथा दर्शन का निर्माण हुआ जिसमें विश्वास, धर्म, दर्शन शास्त्र, काव्य शास्त्र, वस्तु कला, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, नृत्य कला आदि कलाओं की अनेक धाराएं विकसित हुई। भारतीय कला का आधार ही धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा है।
यहाँ कलाकार पहले दार्शनिक है, तब कलाकार सौंदर्य दृष्टा है। 19वीं शताब्दी से कला, साहित्य, संगीत, नाटक, काव्य आदि में नई पद्धतियों व रूपों का विकास हुआ। आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कांतिचंद पांडे, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, पर्सी ब्राउन आदि ने कला व सौंदर्य के मर्म को पहचानने तथा परिभाषित करने का प्रयास किया। 21वीं सदी में कला व सौंदर्य में किसी भाव, रूप, अनुकरण आदि को तलाशने की अपेक्षा नई सौंदर्य दृष्टि से देखने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई कि ये एक तरीके से कला की हिस्ट्री भी आप मान लीजिए, और कला के साथ साथ सौंदर्य की भी स्थापना हुई और वो भी इसके साथ साथ लगातार चली है। धन्यवाद।